मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं अपनी माँ से मात्र 16 या 17 साल की छोटी थी। दरअसल मेरी माँ की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। शादी के 1 साल के अंदर ही मैं उनकी गोद में आ गई थी। मैं और माँ एक साथ कहीं बाहर निकलते तो देखने वाले हमें बहनें समझा करते थे। माँ इतनी खूबसूरत थी कि उनकी उम्र का उन पर ज़्यादा असर नहीं हुआ था। अचानक माँ ने एक दिन अपना इरादा मुझे जाहिर किया तो मैं उनके फैसले पर भड़क उठी थी। क्या हो गया है माँ आपको? क्यों खुद भी तमाशा बनोगी और मुझे भी तमाशा बनाओगी? क्यों बेटा, इसमें तमाशा वाली कौन सी बात हो गई है? मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही ना? मैंने माँ को समझाते हुए कहा। माँ, सब लोग क्या कहेंगे? उन्हें हम क्या जवाब देंगे? मैंने कहा, किसी को भी हमारे मामले में कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैंने कैसे अपनी जिंदगी काटी है वो मैं ही जानती हूँ। कोई मेरी मदद करने नहीं आया। मैं अकेली औरत छोटी सी बच्ची लेकर कैसे जी रही थी, वो मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तुम्हें तो इस बात को समझना चाहिए ना। पूरी दुनिया मुझे समझे ना समझे, पर तूने तो मेरे संघर्ष को देखा है। बात ये थी कि मेरी माँ ने अपनी दूसरी शादी का इरादा मुझे जाहिर किया था। जब मैं छोटी सी थी तभी मेरे पापा किसी बीमारी की वजह से मुझे और मेरी माँ को छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। पापा के गुजर जाने के बाद माँ मुझे नानी के घर लेकर चली गई, पर कब तक वो मायके में रहकर अपना गुजारा करती। इसलिए जब मैं स्कूल जाने लायक हो गई तो माँ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी। मेरी माँ ने मेरे लिए माँ और पिता दोनों का फर्ज अदा किया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरी माँ ने मेरी परवरिश में अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी थी। मेरी उम्र अब 16 या 17 साल की हो चुकी थी, जबकि माँ अभी 33 या 34 साल की रही होगी। दूसरी शादी करना मेरी माँ का कोई गलत फैसला नहीं था, पर पता नहीं क्यों मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था। मैंने माँ को बहुत समझाया कि माँ, जब तुम शादी करोगी तो सभी यही कहेंगे कि जवान बेटी घर में पड़ी है और माँ शादी करने की सोच रही है। माँ ने मुझे कहा, बेटा, मैं मानती हूँ कि एक औरत की दूसरी शादी हमारे समाज में गलत मानी जाती है, पर वो भी जिसकी जवान बेटी घर में हो। पर बेटा, तुमने कभी सोचा है कि जब तुम शादी करके अपने घर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी काटूंगी? तुम तो अपने घर की हो जाओगी, और ये शादी मेरी खुद की खुशी के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए ही सही होगा। मैंने माँ से गुस्से में कहा, माँ, मेरे लिए क्या सही होगा? माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, भले ही आज के मॉडर्न जमाने में औरत जात मर्दों को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं, उन्हें आज घर में मर्दों की जरूरत नहीं है, पर सही तरीके से देखा जाए तो एक औरत की जिंदगी में आदमी का होना बहुत अहमियत रखता है। जैसे कि पत्नी के लिए उसका पति, बेटी के लिए उसका बाप या भाई। पर हमारे घर में ना तो बाप है और ना ही भाई। इस शादी से हम दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। माँ मुझे कितना भी समझाती, पर मुझे माँ के इस फैसले से खेद हो रहा था। पर ना चाहते हुए भी मुझे उनका ये फैसला मानना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी माँ से बड़ी तो नहीं थी। वो समझदार औरत थी और वो शायद जो भी कर रही थी कुछ तो समझ के ही कर रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं उस शख्स से मिलना चाहती हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में मेरे पापा की जगह लेने वाला है। कुछ दिन के बाद माँ ने मुझे उस इंसान से मिलवाया जो मेरा सौतेला बाप बनने वाला था। उसका नाम संजय था। उस संजय को देखने के बाद मुझे हैरानी होने लगी, क्योंकि वो मेरी माँ से उम्र में 3 साल छोटा रहा था। मुझे मेरी माँ की शादी इस संजय से करना कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि ये आदमी मेरी माँ से शादी किसी साजिश के तौर पर कर रहा हो। पर संजय मेरे सामने बड़े सलीके से पेश आया और उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात भी की। उसने मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। मेरे मन में आया कि एक बार मैं उससे पूछूं कि आखिर वो मेरी माँ से शादी क्यों करना चाहता है, पर मैंने नहीं पूछा। उसके जाने के बाद माँ ने मेरी राय जानने की कोशिश की। मुझे उनका ये शादी करने का फैसला अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर मैंने ना चाहते हुए भी हाँ कर दिया। कुछ दिन के बाद माँ की शादी उस संजय से हो गई। शादी बहुत ही सादगी से हुई थी। जाहिर सी बात थी कि हमारी तरफ से सिवाय मेरे और कोई नहीं था, जबकि संजय की तरफ से उसके कुछ दोस्त आए थे। शादी होते वक्त मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। अगली सुबह मैं देर तक सोई रही। मुझे उठने का मन नहीं किया। माँ मुझे मेरे रूम में जगाने आई। उन्होंने मुझे कहा, बेटा, चलो बाहर नाश्ता कर लो। मैंने माँ से कहा, माँ, मेरा नाश्ता आप मेरे रूम में ही भिजवा दें,
तो सही होगा। माँ ने कहा, बेटा ये कैसी बातें कर रही हो, संजय भी तुम्हारा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, मुझे उस आदमी के सामने नहीं जाना। पर माँ ने मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए मैं उनके साथ नाश्ते की टेबल पर जा बैठी। संजय ने मुझे भरी निगाहों से देखा और मुझे पूछा, क्या हुआ प्राची, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उससे कहा, हाँ मेरी तबीयत ठीक है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसके ये पूछते ही मैं उस पर भड़क पड़ी। मैंने उससे कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला आपसे क्यों नाराज होंगी? नाराजगी तो वहाँ होती है जहाँ पर कोई रिश्ता होता है, मेरा तो आपसे कोई रिश्ता भी नहीं है। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनते ही संजय के चेहरे का रंग बदल गया। माँ ने कहा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर के बाद मैं अपने रूम में चली आई। मुझे अपने ही घर में बड़ा अजीब सा महसूस होने लगा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आएगा कि अपना घर मुझे काटने को दौड़ेगा। कुछ दिनों में अब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था। मुझे डर था कि अब मैं घर पर रहकर क्या करूंगी, इसलिए पढ़ाई पूरी होते ही मैंने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त बाहर ही गुजार सकूं। क्योंकि संजय के सामने मैं ज़्यादा नहीं आना चाहती थी, इसलिए स्कूल से आने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में ही बैठ जाती थी। हालांकि अभी तक ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे संजय की नीयत का मैं अंदाज़ा लगा सकूं। पर पता नहीं क्यों जब भी संजय मेरे सामने आता मुझे उसकी निगाहें मर्डर करके आई हुई महसूस होती थी। संजय से शादी करने के बाद माँ पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। माँ ने मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दिया था। मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे, पर एक दिन एक अजीब सी बात हो गई। मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि ये सब माँ ने जानबूझकर किया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो संजय बाहर खड़ा था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ पर है? मैंने कहा, मैं नहीं जानती, माँ किसी ज़रूरी काम से बाहर गई है। फिर उसने कहा, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? पहले मैंने सोचा कि मैं दरवाज़ा बंद करके बैठ जाऊं, फिर सोचा नहीं, ये गलत है। आखिर एक ही घर में रहना है तो आखिर कब तक ऐसे चलेगा। मैंने संजय के लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर उसके सामने चली गई। उसने हंसी से मुस्कुराहट के साथ मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं चाय रखकर अपने कमरे में जाने लगी तो उसने मुझे रोक लिया। उसने मुझसे कहा, प्राची रुको। मैंने अपने कदम वहीं रोक दिए और कहा, क्या बात है? उसने मुझे कहा, तुम मुझसे नाराज़ क्यों रहती हो? मैंने कहा, नहीं तो, ये मेरी आदत है, मैं जरा तन्हाई पसंद करती हूँ। उसने कहा, 2 मिनट तो मेरे पास बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसने सामने लगे सोफे पर इशारा करते हुए कहा। मैं उसके सामने जाकर बैठ गई। वो कुछ देर तक मुझे देखते रहा। उसके बाद उसने धीरे से मुझे कहा, देखो प्राची, मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी माँ दूसरी शादी करे। लेकिन ज़रा उनकी जगह पर रहकर सोचो, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, रही बात मेरी, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझे शक की निगाहों से देखती हो। प्राची, मैं तुम्हारी नज़रों में चाहे कैसा भी हूँ, पर तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे और तुम्हारे बीच नाम का ही सही, लेकिन एक रिश्ता तो है। तो किस बात की नाराज़गी? मैंने कहा, देखिए, मुझे आपके साथ ना तो कोई रिश्ता रखना है और ना ही मुझे आपसे किसी चीज़ की नाराज़गी है। आपका रिश्ता मेरी माँ से है, मुझसे नहीं। ये कहकर मैं वहाँ से अपने कमरे में चली आई। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, प्राची, संजय ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मैंने गुस्से में कहा, अच्छा, तो अब ये सब करके वो मेरे करीब आना चाहता है? माँ ने कहा, प्राची, तुम्हें क्या हो गया है? तुम संजय के बारे में कैसी बातें करती हो? संजय बहुत अच्छे इंसान है। मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे शादी करनी होगी तो मैं खुद ही रिश्ता तलाश करके शादी कर लूँगी। आप लोगों को मेरी शादी के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन से माँ ने मेरी शादी के बारे में मुझसे कभी भी कोई बात नहीं की। भले ही संजय मेरी माँ का दूसरा पति था, पर उसकी बताई हुई शादी मुझे हरगिज़ नहीं करनी थी। मुझे पता था कि शायद ये संजय की कोई चाल होगी। संजय जैसे लोगों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसलिए मुझे हर कदम फूंक फूंक के चलना था। लेकिन सवाल ये था कि मैं इस किस्म के माहौल में कब तक रह सकती थी। मुझे शादी तो करनी ही थी, वो भी बहुत जल्द। ये बात मेरे दिमाग में अब जोर शोर से चलने लगी थी कि मैं शादी करूं तो आखिर किससे करूं। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और मेरी जान पहचान में कोई ऐसा साथी भी नहीं था। मैं इसी सोच विचार में थी कि अचानक मुझे कोई मिल गया। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी उस स्कूल में एक लड़का आया जो मेरी तरह टीचर था। दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत था। उसका नाम अमित था।
धीरे धीरे मैं अमित को पसंद करने लगी और शायद वो भी मुझे पसंद करने लगा था। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार और प्यार के बाद बात अब शादी तक पहुंच गई थी। पर मैं अमित से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। मैं अपने घर के हालातों के बारे में उसे सब कुछ बता देना चाहती थी, क्योंकि अमित एक बहुत अच्छे इंसान थे और मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें मेरे बारे में बाद में पता चले तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी कि मैं शादी करूं तो आखिर किससे करूं। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और मैंने जान पहचान में कोई ऐसा साथी भी नहीं था। मैं इसी सोच विचार में थी कि अचानक मुझे कोई मिल गया। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी उस स्कूल में एक लड़का आया जो मेरी तरह टीचर था, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत था। उसका नाम अमित था। धीरे धीरे मैं अमित को पसंद करने लगी और शायद वो भी मुझे पसंद करने लगा था। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार और प्यार के बाद बात शादी तक पहुंच गई थी। पर मैं अमित से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। मैं अपने घर के हालातों के बारे में उसे सब कुछ बता देना चाहती थी, क्योंकि अमित एक बहुत अच्छे इंसान थे और मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें मेरे बारे में बाद में कुछ पता चले तो उनके दिल को ठेस पहुंचेगी। इसलिए खुद ही मैंने एक दिन अमित से अपनी बात कह डाली कि अमित, क्या तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानते हो कि मेरे घर में क्या हालात हैं, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और किसकी बेटी हूँ और किस खानदान से हूँ। अमित ने कहा, प्राची, मैं बस तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी अमित, तुम्हें मेरे बारे में जानने का पूरा हक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी बाद में पता चले तो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। अमित ने मुझे कहा, ठीक है, तुम बताना चाहती हो तो बता दो। मैंने अमित को अपनी माँ की दूसरी शादी और संजय के रवैये के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब सुनने के बाद अमित के रवैये में कोई फर्क नहीं आया। अमित ने मुझे समझाते हुए कहा, प्राची, क्या हुआ, तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी की है। दूसरी शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है, जरा उनकी जगह पर रह कर देखो। मैंने अमित से कहा, अमित, मुझे माँ की दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो उस संजय से। ना जाने क्यों जब भी मैं उसके सामने जाती हूँ मालूम पड़ता है कि वो मुझे घूरते हुए देखता है। अमित ने कहा, प्राची, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। तुम्हारे देखने का नजरिया गलत है, बस अपना नजरिया बदलो, सब ठीक हो जाएगा। और प्राची, तुम मुझे हर हाल में पसंद हो। मैं कुछ दिनों में अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजता हूँ। मैंने अमित से कहा, अमित, क्या मेरे बारे में जानने के बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी मुझसे करने को तैयार होंगे? अमित ने कहा, प्राची, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। कुछ दिन के बाद अमित ने अपने घर वालों को मेरे घर भेजा। अमित और अमित के घर वालों से मिलकर मेरी माँ भी बहुत खुश हुई। कुछ दिन के बाद हम दोनों की शादी भी हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई। अमित के घर आने के बाद मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि संजय जैसे इंसान के चंगुल से मैं बच गई थी। मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे। अमित के घर वाले बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अमित के घर इतना पैसा होते हुए भी अमित एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने क्यों आया। अमित ने कहा, प्राची, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एक दिन पग फेरे के लिए मुझे अपने मायके जाना था, पर पता नहीं क्यों मुझे अपना मायका काटने को दौड़ता था। माँ के सिवाय मेरा कौन वहाँ पर था। इसीलिए मैंने अमित से कहा, अमित, मुझे नहीं जाना, माँ को ही किसी दिन यहाँ बुला लेंगे। अमित ने कहा, नहीं प्राची, ये एक रस्म होती है और हर लड़की को जाना होता है, तुम्हें भी जाना है। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अमित भी हमारे साथ मेरी माँ के घर आए। माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैं भी माँ के गले लग गई, लेकिन मैंने संजय से बात भी नहीं की। रिश्ते में संजय मेरा सौतेला बाप लगता था, पर मैं उसे कुछ नहीं मानती थी। मैं उससे नफरत करती थी। कुछ देर बैठने के बाद मैंने माँ से कहा, माँ, अब मैं चलती हूँ। तभी संजय ने मुझे रोकते हुए कहा, प्राची रुको, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अमित मेरे दोस्त का भाई है और यही रिश्ता मैंने तुम्हारे लिए ही ढूंढा था। पर जब तुमने मेरे बताए हुए रिश्ते को इनकार कर दिया तो हमने प्लानिंग के मुताबिक अमित को तुम्हारे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा था। अमित ने तुम्हें शायद कहीं देखा था और वो तुमसे प्यार करने लगा था, पर मुझे पता था कि तुम मेरी बताई हुई शादी नहीं करोगी। प्राची, मैं सौतेला ही सही, पर मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे ये भी पता था कि तुम मुझे शक की निगाहों से देखती हो। प्राची, तुम्हारा सोचना गलत नहीं था, पर यह बात जान लो कि हमारे समाज में अभी भी इंसानियत है। सभी सौतेले बाप खराब नहीं होते।
ये सब सुनने के बाद मेरी आंख से आंसू छलकने लगे। संजय ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रख दिया। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ससुराल में तो मैं खुश थी, अब मैं मायके की तरफ से भी बहुत खुश हूँ। अब मैं संजय को संजय नहीं बल्कि पापा कहकर बुलाती हूँ। ये बात तो सच है कि हर सौतेला बाप खराब नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।